पतिदेव, ये मेरा मायका, आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। अरे यार, ये क्या बूंदी का रायता बना दिया। तुम्हें पता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बनवा देती। क्या तुम्हें मेरी पसंद पता नहीं है? अब जो भी है बन चुका है, अभी खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूँगी। शाम का क्या देख लोगी? हो गई आओ भगत, थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से। इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर नहीं, तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं तुम औरतें मायके के नाम पर पागल हो जाती हो क्या। मायके के नाम पर तो पति भी नहीं दिखता है तुम्हें। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। संचित बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली में से निकालकर अलग कर दिया। देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी संचित और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल भी कद्र ही नहीं। मन ही मन नित्या सोचने लगी कि पता नहीं माँ को भी क्या है। कम से कम मेरे आने का इंतज़ार ही कर लेती। मैं ही आकर खाना बना देती। पर उनकी भी क्या गलती। घर से निकलते समय फ़ोन किया था कि मम्मी, हम बस आ रहे हैं, जैसे यहाँ सब कुछ तैयार ही मिलेगा। मम्मी भी यह सोचकर तैयारी कर देती हैं कि कम से कम कुछ देर बैठकर बेटी से बात कर लेंगी, इसलिए पहले ही काम कर देती हैं। और पापा इतनी दूर मिठाई लेने चले गए, पर यह इंसान तो कुछ समझता ही नहीं है। इतने में माँ गरम गरम फुलके लेकर बाहर आई और मनोहर करते हुए संचित की थाली में परोसने लगी। जितनी देर भी माँ संचित के पास खड़ी होती, उतनी देर नित्या की सांसें ऊपर नीचे होती कि कहीं यह शख्स उसकी माँ को कुछ कह न दे। जब दोबारा माँ फुलके लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना अच्छा तो लगा ना? संचित ने कहा, हाँ माँ जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा सा मसाला कम है और साथ में कुछ मीठा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पता है, जब मेरे जीजाजी अपने ससुराल आते हैं तो हम आगे से आगे सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। संचित ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुनकर माँ के चेहरे की तो मानो मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ बेटा, नित्या के पापा गए तो हैं मिठाई लेने, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज़ आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास गई। देखा तो नित्या के पापा मिठाई लेकर आ गए थे। आते ही बोले, नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने बैठे ही हैं, तो जल्दी से मिठाई भी परोस दो। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने खाना तो नहीं खा लिया? बस पापा का कहना था कि माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाइयाँ सजा कर ले आई। माँ के इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर नित्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर करती भी क्या। संचित ने ज़बरदस्ती अपने साथ ही बिठा लिया मुझे। अभी शादी को 3 महीने पहले ही हुए हैं, इसलिए नए दामाद नाराज़ न हो जाए सोचकर माँ ने भी उसे संचित के साथ ही बैठाकर खाना खाने को कह दिया। इस 3 महीने की शादी में संचित जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उसकी सेवा में हाजिर ही रहते। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में दूर शहर रहते थे। मम्मी पापा का वहाँ मन नहीं लगता था तो वह यहाँ ही रहते हैं। पर संचित में इतनी अक्ल भी नहीं है, क्यों बुजुर्गों को परेशान करना। अरे उनके घर में सब कुछ आगे से आगे तैयार रहता होगा, आखिर पूरा परिवार एक साथ रहता है। 2 बहुएं सेवा में हाजिर रहती हैं, पर यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ से वैसी उम्मीद रखना तो गलत है। नित्या कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा मना कर देते। खैर खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि संचित ने
जाने की जिद पकड़ ली। पापा मनोहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे भी तुम्हारा संडे है। पर काम का बहाना कर संचित ने वहां से विदा ले ली। भारी मन से नित्या संचित के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना। अरे मम्मी, इसकी मम्मी पापा को दामाद की आओ भगत करना तो आता नहीं है, वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा देते हैं। यह तो मुझे यहाँ पर भी मिल जाता है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता है वहाँ पर। सासू माँ ने नित्या की तरफ देखा तो वह निगाहें नीचे करके अपने कमरे में चली गई। पर संचित ने अपना बोलना बरदरोस जारी रखा। अरे हमारे यहाँ देखो, जब भी जीजाजी आते हैं तो कैसे सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। कितनी तरह के पकवान बना देती हैं और मिठाइयाँ उनके तो कहने ही क्या। जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया, पनीर की सब्जी और रायता, वो भी बूंदी का, जो मैं खाता ही नहीं। और मिठाई भी खाना खा रहे थे उस समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से नित्या को सुबह छोड़ आऊँगा और शाम को ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, जा तू आराम कर। वैसे भी आओ भगत करना हर किसी के बस की बात नहीं। सासू माँ ने भी संचित को समझाने की जगह आग में घी डालने का काम ही किया। यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू विधि भी सुन रही थी। उसे नित्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। संचित शुरू से ही बिगड़ैल है। विधि के साथ भी एक दो बार ऐसी ही हरकत कर चुका था। जब वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था, तब भी घर आकर उसने विधि के मायके वालों के मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिया था। वो तो संचित के बड़े भाई अनुज समझदार थे, इसलिए बात ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दी। पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। विधि नित्या के पास गई और उसे समझा बुझा कर रसोई में ले आई। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद ननद नीतू और उसके पति देवेश का आना हुआ। उन्हें देखकर संचित बड़ा खुश हुआ और नित्या से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो पूरा मुंह फूल जाता है तुम्हारा। नित्या को संचित की बात का बहुत बुरा लगा। उसने ये बात विधि को बताई तो विधि ने कहा, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता चलेगा ही। आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर विधि ने नित्या की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराते ही रह गईं। आखिर क्या चल रहा था दोनों के मन में। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें कर ही रही थी कि इतनी देर में सासू माँ रसोई में आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और नीतू आए हैं। एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर नित्या और विधि दोनों रसोई से निकलकर बाहर आई। जीजा जी और नीतू को प्रणाम कर दोनों के हाल चाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख लिया। लेकिन तभी देवेश जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज़ नाश्ता थोड़ा सा जल्दी तैयार करवा दीजिएगा। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गईं कि सासू माँ का क्या कहना चाहती हैं, इसलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गईं और लग गईं दोनों नाश्ता बनाने। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना, हमारे यहाँ दामाद को यूँ सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी इतनी जल्दी क्या ढंग का बनाएंगे? पोहा बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजा जी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है ना, उन्होंने पहले ही कह दिया है। और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं संचित को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा। तुम ये पोहे पकौड़ियाँ रहने ही दो। सासू माँ ने संचित को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कहा तो संचित ने कहा, अरे मम्मी घर में दो दो बहुएं हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे
तो घर में क्या हर चीज़ पहले से तैयार ही रहती है? तेरे जीजा जी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता बन ही नहीं पाएगा। संचित में नित्या की तरफ देखा और जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसे देखकर संचित झेप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10-15 मिनट तो निकल गए। जब तक संचित घर आया, जीजा जी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते ही नीतू बोली, क्या भाई, थोड़ी जल्दी ही आ जाता। देख, तेरे जीजा जी भूखे ही मीटिंग के लिए निकल गए। पर दीदी, हर चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हाँ, पर तेरे जीजा जी नहीं समझते तो मैं क्या करूं? खैर, कोई बात नहीं। भाभी, आप मेरा और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो, नीतू ने कहा। तो विधि सबके लिए ही नाश्ता लेकर आ गई। सबने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना। बेचारे दामाद जी भूखे ही गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पचता नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जिठानी मुस्कुराने लगी। विधि ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना है आप तो मुझे ही बता दीजिए। नित्या तो रसोई में जा नहीं सकती, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद पता है ना, कहकर सासू माँ नीतू से बात करने लगी। सुनकर नित्या ने विधि की तरफ देखा तो विधि ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर यह क्या, थोड़ी देर बाद अचानक विधि की जोर से आवाज आई, आई माँ, मर गई मैं तो। आवाज सुनकर सासू माँ और नीतू रसोई में दौड़े चली गई। देखा तो विधि जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे? भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी, पैर स्लिप हो गया। हाय मेरा पैर, मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विधि को सहारा देकर कमरे तक छोड़ गईं और नित्या को बोल गईं, नित्या जरा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नित्या आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर विधि के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन करती भी क्या। आखिरकार बताना ज़रूरी था कि बहुओं के दम पर ही दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर, दोपहर में दामाद जी घर पर आए। तब तक संचित भी घर पर आ चुका था। दोनों जीजा साले साथ में ही खाना खाने बैठ गए। इतने में नीतू ने देवेश जी और संचित का खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो संचित का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल, रोटी, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था। वहीं मीठे में सूजी का सिर्फ हलवा ही था। संचित कुछ कहता है, इससे पहले ही देवेश जी बोले, अरे ये भिंडी की सब्जी तो मैं खाता नहीं हूँ। आज लगता है विधि ये बात भूल गई, कहते हुए देवेश जी ने भिंडी की सब्जी एक अलग निकाल दी। अरे विधि भाभी को चोट लग गई और नित्या भाभी रसोई में जा नहीं सकती थी। इस कारण से मम्मी ने खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना, नीतू ने धीरे से कहा। देखो, पहली चीज़ तो मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ। तुम्हें पता था तो तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा, ये क्या सूजी का हलवा बना के रख दिया, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, देवेश ने कहा। सुनकर नीतू ने थोड़ी तलखी से देवेश जी से कहा, पति देव, मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहाँ सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, और वो कोई आज के ज़माने की मिठाइयाँ तो जानती नहीं है। मुझे भी ज़्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया था कि आज तो दामाद जी को मैं अपने ही हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। और आप हैं कि नीतू के इतना सा कहते ही देवेश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि देवेश और नीतू धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन
संचित तो पास ही में बैठा हुआ था, उसे तो सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजा जी कहीं नाराज ना हो जाए। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से भी बूंदी का रायता नहीं निकाला। नित्या यह सब देख रही थी और संचित उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी ने आपको बहुत अच्छी सीख दी होगी। आज वो ज़माना नहीं है जहाँ पे दामाद भगवान की तरह पूजे जाते हैं। दामाद बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही होने चाहिए, उनका व्यवहार भी उनके बेटे की तरह ही होना चाहिए। जैसे आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं वैसे ही आपको अपने सास ससुर के साथ पेश आना चाहिए। वो कोई आपके गुलाम नहीं है, उन्होंने अपनी कोई लड़की बेची नहीं है। तो अपने बड़ों की इज्जत करिए, वो आपके सास ससुर से ही, माँ बाप से ही। आशा करती हूँ पारिवारिक कहानी ने आपको बहुत अच्छी सीख दी होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।